मेरे आपके हम सब के क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, जनाब मुमताज़ खान साहब, जनाब जाफ़र मिराज साहब, जनाब अहमद बलाला साहब, जनाब कौसर मोयुद्दीन साहब, जनाब मुअज़्ज़म खान साहब, गोल्डी भाई, माजिद हुसैन साहब, सलीम बेग साहब, हक़ नज़ीर साहब, यहाँ पर स्टेज पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों, मैं दरअसल एक ऑफिशियल काम के सिलसिले में हैदराबाद आया। जैसे ही मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने असद साहब को बताया कि मैं हैदराबाद आया हूँ। तो असद साहब ने हुक्म दिया कि नूर ख़ान बाज़ार में आज जलसा है, वहाँ पहुँच जाओ। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैं जब हवाई जहाज़ से औरंगाबाद से निकला तो मेरे बाजू एक पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का एक बहुत ही मशहूर शख्स मेरे बाजू सीट के ऊपर बैठा हुआ था। मैं उसे नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानता था। नाम से हम दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ थे। बातों बातों में उसने मुझसे पूछा कि आप औरंगाबाद में क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो थोड़ा सा बिचक गया, बोला कौन सी पार्टी से। मैंने कहा कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से हूँ। वो शख्स जो बंगाली था, वो इतना खुश हो गया, इतना जोश में आ गया। मैं भी बड़ा ठंडा बैठा हुआ था, थका हुआ था। तो उसने जो लगातार असद साहब की तारीफ़ें करना शुरू किया और उसने मुझसे ये कहा कि मैं एक अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन आपके जो प्रेसिडेंट है असदुद्दीन अवैसी साहब, उनकी एक भी तकरीर में छोड़ता नहीं हूँ, पूरी तकरीरें उनकी बराबर सुनता हूँ। मुझे भी बड़ा फ़ख्र हुआ। मुझे खुशी इस बात की हुई, और ये बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस पार्लियामेंट के अंदर अब मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है आप लोगों की दुआओं की बदौलत कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ उसी लोकसभा के अंदर जाकर बैठता हूँ, एक बात का मैं एतराफ़ करता हूँ। जिस दिन असद साहब तकरीर करने वाले होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर उनकी तकरीर होती है, तो असद भाई का जितने भी कट्टर मुखालिफिन समझ लीजिएगा, या यूं कह लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपीज हैं, वो भी इस इंतज़ार में रहते हैं कि वो आज क्या बोलने वाले हैं। उनकी इतनी हिम्मत होती नहीं है कि असद साहब से जाकर पूछे कि आज आप तकरीर करने वाले हैं क्या नहीं। तो वो मुझसे आकर पूछते हैं आज बोलने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ आज बोलने वाले हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं आज क्या बोलेंगे, तो मैं उनको जवाब देता हूँ आज तुम्हारी बजाने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये एक सही बात है कि एक ऐवान के अंदर 550 एमपीज है, लेकिन असद साहब अगर एक तरफ खड़े हो जाए और बाकी हम सब एक तरफ खड़े हो जाए तो पल्ला वो अकेले के अंदर भारी है। क्योंकि आज इस मुल्क के अंदर सच्चाई कोई बयान करने के लिए तैयार नहीं, कोई हकीकत, कोई सच्चाई की बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं समझता हूं वो एक वाहिद ऐसी जमात है जो आज पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, बल्दिया हो, जहां जहां पर भी हमारे नुमाइंदे हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ सच बयानी करते हैं। और यकीनन जब सच बोला जाता है तो बहुत सारों को तकलीफ होती है, बहुत सारों को ये अंदर सवाल पैदा होता है
कि आखिर हमारे पास तो इतने सारे एमपीज हैं, इतने सारे एमएलएज हैं, हैदराबाद में तो गिनती के एमएलएज मजलिस के हैं, पार्लियामेंट के अंदर तो सिर्फ 2 ही है। लेकिन क्या वजह है कि जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छों को सुनना पड़ता है? क्या वजह है कि जब हम खड़े रहते हैं बोलने के लिए तो तुम्हारा कट्टर दुश्मन क्यों ना हो सियासत के मैदान के अंदर, वो भी इस बात का एतराफ करता है, वो भी ये मानता है कि जो बोल रहे हैं हम सच बोल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग भी ये बात को मानते हैं कि असद साहब जब बोलते हैं तो यकीनन वो ऐसी बातें सामने लेकर आते हैं जिसका कोई चैलेंज नहीं हो सकता है, जो खड़े रहकर ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। और यही हमारे लिए आज फख्र की बात है, और फख्र इस बात का भी होना चाहिए, और खुसूसन हैदराबाद की आवाम को होना चाहिए कि मुल्क के अंदर लीडर्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही मानों में अगर मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की अगर कोई सही तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वह हैदराबाद के आपके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कर रहे हैं। यह आप लोगों को फख्र होना चाहिए इस बात के लिए। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ एक ही एमपी है और एक ही रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक के 2 हुए हैं, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब एक और एक 11 भी वहां पर जाकर हमारे एमपीज बैठेंगे इंशाअल्लाह, अगर आप लोगों की दुआएं रही तो। मैं तो असद भाई को यही कहता हूं कि पार्टी की नुमाइंदगी जितनी होती है, आपकी तादाद जितनी होती है असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर, उसके मुताबिक आपको वक्त दिया जाता है। अगर आप 1 एमपी है तो 2 मिनट, 2 एमपी है तो 3 मिनट, इस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। मैं असद भाई से अक्सर ये कहता हूं कि असद भाई, जिस दिन इंशाअल्लाह हम 5 हो जाएंगे, इन 500 के ऊपर पूरे भारी हो जाएंगे, क्योंकि जब बोलने का वक्त ज्यादा मिलेगा तो और अच्छे तरीके से बोलेंगे और सही बातें दुनिया के सामने लेकर आएंगे। मैं आज ये बताना चाहता हूं, 2014 के अंदर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर आई तो बहुत सारे लोग, वो तमाम सियासी पार्टियां जो ये समझती थी कि नहीं इनका वोट तो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, ये कैसा हमारे पास से जा सकता है, बहुत साजिशें रची गई थी, बड़े षड्यंत्र रचे गए थे कि मजलिस ने यहां पर जीत हासिल नहीं करनी चाहिए। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है इस बात की, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब मौका दिए कि नहीं तुम लड़ो, तो उसका नतीजा क्या हुआ? अगर आप औरंगाबाद से वाकिफ हैं तो 20 साल से शिवसेना वहां से जीत कर आती थी। 20 साल से लोग मुझे भी देखकर हंसते थे और कहते थे कि औरंगाबाद में शिवसेना को हराएंगे, कैसे मुमकिन होगा? और सिर्फ गैर के नहीं, अपने भी मुझसे सवाल करते थे, पूछते थे कि कैसे मुमकिन होगा। मैं उनसे यही कहता था और आपको भी यही कह रहा हूं कि जीत और हार के फैसले जो भी होंगे वो अपने रब पर छोड़ो। हमारा काम मेहनत करना है, लड़ना है, मैदान में उतरना है। हम लड़े तो जीते, अगर हम लड़ते ही नहीं तो कैसे जीत पाते? इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर पहुंची है तो मेरा चेहरा या किसी और का चेहरा देखकर नहीं,
अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर लोग मजलिस से मोहब्बत करने लगे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को देखकर वो मोहब्बत करने लगे हैं, मजलिस के साथ जुड़ने लगे हैं। ये सच्चाई है। आज कितने सारे कश्मीर से कहते हैं कि मजलिस कब आने वाली है। जहां हम गए नहीं वहां हमसे पूछा जाता है कि मजलिस कब आने वाली है। हम बड़े लंबे रेस के घोड़े हैं, इंशाअल्लाह हर जगह जाएंगे, कहीं पर फतह मिलेगी, कहीं पर नाकामियों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी हिम्मत को हम नहीं छोड़ेंगे। जिस मेहनत के साथ सालार मिल्लत ने यहां पर मजलिस को खड़ा किया है, उनके उस ख्वाब को हम पूरा करेंगे, हम सब मिलकर पूरा करेंगे। जिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आज अलग अलग सियासी पार्टियां जो अलग अलग नजरिए से देखती हैं, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब आप देखेंगे कि इन सबको दोबारा दारुस्सलाम की चौखट के ऊपर आना पड़ेगा, असद साहब की क़यादत को मानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस मुल्क के जो हालात हैं उसे देखते हुए यह जरूरी हो चुका है कि अगर इस मुल्क से भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है तो और किसी पार्टी के अंदर वो न लड़ने की हिम्मत न कुव्वत रही है। मैदान में अगर मजलिस उतरती है और अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो क्या जो हम औरंगाबाद में कर पाए हैं क्या मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बशर्ते हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की जरूरत है। आज मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी होती है कि अगर मुल्क का वजीर आजम भी, मुल्क का गृह मंत्री भी, बड़े बड़े मंत्री भी जब लोकसभा के अंदर आते हैं, अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और जब लोकसभा के अंदर जाते हैं तो उतना मीडिया उनके पीछे नहीं भागता है, लेकिन असद साहब की गाड़ी अगर दूर से दिख जाती है तो पूरे मीडिया वाले इस तरह भाग कर आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस ऐवान के अंदर अगर कोई बोलेगा, सच बोलेगा, हकीकत से आगाह कराएगा और जितने भी विपक्ष है, अपोजिशन वाले हैं, उनको उधेड़ कर रखने की अगर किसी के अंदर ताकत है तो वह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अंदर है। मेरे भाइयों, आज मुल्क के हालात को देखते हुए हम सब की जिम्मेदारी है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कामयाब होगी तो उस कामयाबी के पीछे आप ये समझ लीजिएगा कि आपका मुस्तकबिल छुपा हुआ है। आज हमारे मुस्तकबिल के ऊपर आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है, जैसा बलाला साहब ने बताया है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आज किस तरीके से हमें निशाना बनाया जा रहा है। आने वाले वक्त के अंदर कैसे नए नए कानून लाए जाने वाले हैं। अगर हम बिखर गए, अगर हम बढ़ गए, अगर हम कमजोर हो गए तो शायद पार्लियामेंट के अंदर वो आवाज जो इतनी बुलंद है, इसी बुनियाद के ऊपर बुलंद है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ये आवाम की ताकत मेरे पीछे है। वो ताकत आप लोगों को और मजबूत करने की जरूरत है और सिर्फ हैदराबाद में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दुआ।